दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से दिल्ली में बैठक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इस बैठक में राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर फैसला ले सकते हैं। तो कल मुलाकात होती है बीजेपी के साथ एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की, और आज अपने वो समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और एनडीए में शामिल होने पर चर्चा करेंगे और संभवतः आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाए। राज ठाकरे जी और उनके चिरंजीवी अमित ठाकरे जी ये कल दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह साहब की मीटिंग की। मीटिंग होने के बाद वो आज मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद आज मैं और हमारे अविनाश जावड़ेकर हम दोनों मिले। उन्होंने इतना ही बताया कि सकारात्मक चर्चा हो गई है, आगे चल के 1-2-4 रोज में उसका जो भी निर्णय है वो आ जाए। कौन कहाँ जाए, किससे मिले, इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। संविधान अभी भी है, संविधान के तहत कोई भी किसी को मिल सकता है। अब वो उनको क्यों मिले उसका जवाब वही दे देंगे, मैं क्यों दे दूं। लेकिन अगर गठबंधन बन जाता है, ईडी की कार्रवाई के बाद में उनकी जो रवैया बदला है, उस रवैये के कारण समझदारी की बात है कि वहाँ क्यों गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। कल यानी कि मार्च को महाविकास अघाड़ी सीटों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि उद्धव गुट 23 सीट, कांग्रेस 15 और शरद पवार का गुट 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीबीए को 4 सीटें मिलेंगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अगर प्रकाश अंबेडकर महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं आए तो उनके कोटे में दी जाने वाली सीटें कांग्रेस को दे दी जाएंगी। मतलब वीबीए ने महाविकास अघाड़ी से किनारा किया तो कांग्रेस को जो 15 सीटें हैं फिलहाल वो बढ़कर 19 सीटें हो जाएंगी। कल शाम तक हो जाएगी। कल स्क्रीनिंग शाम को है सीएससी, और सीएससी के बाद में डिक्लेयर हो जाएगी। हम बैठने वाले हैं और उसमें औपचारिक सीटों का घोषणा करेंगे। वही आपको 21 तारीख को बताएंगे ना, हम 21 को बैठ के हम डिसाइड करेंगे। क्या है महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, वो आसान भाषा में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। किसको कितनी सीटें दी गई और किस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला बनाया गया है जो 42 सीटें हैं उन पर लड़ने के लिए। तो ग्राफिक्स हम यहाँ पर डालते हैं। शिवसेना उद्धव गुट 23 सीटें मिली, सबसे ज्यादा सीटें दी गई क्योंकि सबसे ज्यादा वर्चस्व है वहां पर। कांग्रेस जो है उसको 15 सीटें दे दी गई। जो एनसीपी शरद गुट की है उसको 6 सीटें। प्रकाश अंबेडकर जो सबसे ज्यादा परेशान थे 4 सीटें दे दी गई। लेकिन प्रकाश अंबेडकर क्योंकि चीजें अभी ठीक नहीं दिख रही हैं, अगर मान लीजिए ये चले जाते हैं तो ये सीटें वहां पहुंच जाएंगी और कांग्रेस की 19 जो 15 सीटें हैं वो 19 हो जाएंगी। फिलहाल ये निकल कर आ रहा है महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के तहत वो आने वाले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उतरने वाली है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना को नए ढंग से तैयार कर रहे थे। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि चाहे कोई हिंदू हो या फिर मुस्लिम, अगर वो महाराष्ट्र का रहने वाला है तो वो मराठी हुआ और शिवसेना मराठी मानुष के लिए आवाज बुलंद करेगी। और इसका असर यह हुआ कि बाला साहब ठाकरे के वक्त में जो मुस्लिम शिवसेना से खार खाते थे उन्हें भी उद्धव ने अपने पाले में मिलाने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली। राज ठाकरे इसे शिवसेना के दामन पर दाग बताते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस नए पैंतरे ने शिवसेना को चुनाव में जबरदस्त फायदा पहुंचाया। यहां तक कि उद्धव के इस नजरिए की वजह से विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने इतनी सीटें जीती जितने की बाला साहिब ठाकरे भी नहीं जितवा पाए थे। और इसी बात ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पकड़ को और मजबूत कर दिया। इस बीच साल 2012 में शिवसेना के कर्ता धर्ता बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया। इसके बाद तो शिवसेना को चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के कंधों पर आ गई। बाला साहब ठाकरे को M3 3M फॉर्मूला अकेला ऐसा उसूल नहीं था जिसे उद्धव ने बदला था, बल्कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की किंग मेकर वाली रिवायत को भी बदल दिया था। मतलब जिस शिवसेना का मुखिया महाराष्ट्र में सत्ता तक दूसरी पार्टियों को पहुंचाता था, उसने पहली बार 2019 में गद्दी पर बैठने का फैसला ले लिया। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें सत्ता में काबिज बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टकराव हो गया। क्योंकि इस बार शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता दी, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं थी। बीजेपी चाहती थी कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही सरकार का चेहरा हो।
इस दौरान उद्धव ठाकरे को डिप्टी सीएम बनने का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर नया गठबंधन तैयार किया, जिसे महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया। और 2019 में इसी गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुन लिया और इस तरह से पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गया। और इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची कभी भी जारी कर सकती है। इसको लेकर कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, जिसमें 11 राज्यों के लगभग 80 सीटें हैं जिन पर चर्चा हुई। खबर है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी का नाम फाइनल कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 39, दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। कांग्रेस की सीईसी की बैठक, अगली जो बैठक है वो 21 मार्च को होगी। इधर बिहार की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आज पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। आरएलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन के साथ, इस पर फैसला होगा। चिराग पासवान के खिलाफ पशुपति पारस हाजीपुर से अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर महागठबंधन यानी कि आरजेडी का दामन थामेंगे, बैठक में यह फैसला होगा। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस आरजेडी के भी संपर्क में है। पशुपति पारस बिहार में सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे थे, जिससे वो एनडीए से अलग हो गए, केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उनके बयानों में लगातार वो टीस दिख रही थी कि किस तरीके से उनके भतीजे को तरजीह दी गई और जिस हाजीपुर सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे वो सीट चिराग पासवान को मिलती दिखाई दे रही है। अब दो ही ऑप्शन है, या तो अकेले चुनाव लड़े या फिर जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे थे तेजस्वी यादव की, यानी कि उनका दामन वो थाम ले। वहीं आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पशुपति पारस का महागठबंधन में स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए में पशुपति पारस से अन्याय हुआ है। तो एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। इसका पॉजिटिव असर होगा इंडिया में? पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे? पॉजिटिव असर हो रहा है, क्या तैयारी है सर 40 सीट क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में। मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही है, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं है। अगर होते तो ऐसा नहीं कर। खबर आई कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। एक दिन पहले बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई थी और चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर समेत 5 सीटें दे दी गई थी और पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। और इसी के बाद पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, इसके बाद अटकलें लगीं कि पशुपति पारस आरजेडी के साथ जा सकते हैं। हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके बड़े भाई पशुपति पारस दोनों ही एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन चाचा भतीजे में सीटों का झगड़ा था। लेकिन सीटों की इस लड़ाई में बाजी भतीजे चिराग पासवान ने मारी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को एनडीए ने बिहार की वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा की सीटें दी। अटकलें तो ये भी हैं कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी चिराग की पार्टी में शामिल हो सकती हैं और इसके लिए अशोक चौधरी के दामाद चिराग के संपर्क में है। खबर है कि अशोक चौधरी की बेटी जमुई से चुनाव लड़ सकती है, यानी चिराग पासवान की सीट से अशोक चौधरी की बेटी चुनाव लड़ सकती है और चिराग हाजीपुर से मैदान में उतर सकते हैं। यानी चिराग पासवान ने बिहार की 5 सीटों से उम्मीदवार चुनने शुरू भी कर दिए। और दूसरी ओर पशुपति पारस के पाला बदलने की खबर आई। अटकलें लगी कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं।